हेलो माय परफेक्ट फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। यानी कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है या फिर इसी को हम लोग सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, तो इसके अंदर और बाहर मूवमेंट हमें यहाँ पे किस तरह देखने को मिलता है। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बेसिक इंट्रोडक्शन हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो अभी तक भी अगर आप लोगों ने सेल वाली वीडियो नहीं देखी है तो कुछ नहीं तो कम से कम आप लोग जो है वहाँ पे 5 मिनट से लेके 12 मिनट तक की वीडियो देख लो, तब आज की वीडियो पे आना, क्योंकि उसमें हम लोगों ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर हमें ये ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस देखने को क्यों मिलता है, यानी क्यों हमारे कुछ सब्सटेंस यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर आते हैं और बाहर जाते हैं। तो यार देखो, जो हमारी सेल होती है, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि सेल के अंदर यहाँ पे कितनी सारी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। कोई यहाँ पे प्रोटीन बना रहा है, कोई यहाँ पे एनर्जी जनरेट कर रहा है, यानी कि जो सेल है उसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस यहाँ पे परफॉर्म होते रहते हैं। तो उन सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए सेल को यहाँ पे कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट भी पड़ सकती है। तो उसी के लिए यहाँ पे जो है जो सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट होती है वो यहाँ पे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर से अंदर आ जाते हैं, और जिनकी ज़रूरत नहीं होती है उसको यहाँ पे सेल जो है अपने अंदर से बाहर भेज देता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो हमारा सेल है उसकी जो नॉर्मल फंक्शनिंग होती है और यहाँ पे जो सेल का सर्वाइवल होता है, यानी कि देखो अगर यहाँ पे मान लो सेल को किसी चीज़ की ज़रूरत है और वो उसको नहीं मिली तो सेल हमारी ख़राब होना शुरू हो जाएगी। तो उसके सर्वाइवल के लिए भी यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंस का होना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखो, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो जैसा हम लोग को पता है ये हमारी एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। तो ये अपने अंदर से सिर्फ कुछ सब्सटेंस को अलाउ करती है। तो इसीलिए हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस में जो सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होता है वो हमें दो अलग अलग तरीकों से देखने को मिलता है, जिसमें पहला होता है हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इन दोनों को डिटेल में देखने से पहले हम लोग यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो आप लोग को पता है कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, फॉस्फोलिपिड की बाई लेयर होती है, यानी कि हमारे ऊपर भी फॉस्फोलिपिड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और नीचे भी यहाँ पे फॉस्फोलिपिड्स देखने को मिलते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि फॉस्फोलिपिड हमारा क्या होता है, जो हमारा फॉस्फेट और लिपिड से मिलकर बना होता है। तो ये जो हमारा ऊपर सर्कुलर पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा हेड पार्ट होता है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड का। और ये जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेल पार्ट, ठीक है। और यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से हो जाता है। तो ये होता है, ये क्या होता है हमारा, ये जो आप लोग को दिख रहा है ना यहाँ पे ग्रुप में, ये हमारा फॉस्फोलिपिड होता है, ठीक है। ये ऊपर होता है इसका हेड और नीचे होता है हमारा टेल। तो जो हमारा हेड होता है, ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था हेड हमारा क्या होता है, हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है, ठीक है। हाइड्रोफिलिक मतलब क्या हुआ, वाटर लविंग। और जो टेल होता है वो यहाँ पे हाइड्रोफोबिक होता है, या फिर इसको हम लोग लाइपोफिलिक भी कह सकते हैं। तो हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है कि ये वाटर को हेट करता है, और लाइपोफिलिक मतलब ये ऑयल को लव करता है। तो अब आप लोग यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना कि अगर हमारा कोई यहाँ पे ऐसा सब्सटेंस है, ठीक है, जो यहाँ पे वाटरी है, ठीक है, या फिर मान लो अगर हमारा वाटर ही है, ठीक है, पानी है हमारा, तो ये यहाँ पे देखो ऊपर वाला पोर्शन तो जो है हाइड्रोफिलिक है, यानी वाटर लविंग है, तो ये ऊपर से तो यहाँ पे इजिली क्रॉस हो जाएगा। लेकिन जब यहाँ पे बीच में आएगा, अंदर आएगा, तो ये हमारा हाइड्रोफोबिक है ना, बीच वाला पार्ट, यहाँ पे जो टेल वाला पार्ट है, ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये वाला पोर्शन, ये हमारा क्या है, हाइड्रोफोबिक है और लाइपोफिलिक है। तो यहाँ पे ये वाटर को अपने अंदर आने ही नहीं देगा, क्योंकि यार ये तो हाइड्रोफोबिक है ना, ये वाटर को बिल्कुल ही हेट करता है। तो अब यहाँ पे जो वाटर है उसका मूवमेंट तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर हो ही नहीं पाएगा ना, क्योंकि यहाँ से गुजरने के बाद इसको जो है बीच से भी तो गुजरना होगा, और बीच से ये पास ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इसको अलाउ ही नहीं करेगी। तो यहाँ पे क्या होता है, इसीलिए इसको जो है हम लोग सेलेक्टिवली परमिएबल कहते हैं। सेलेक्टिवली परमिएबल का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे जिसको चाहती है ये उसको अलाउ करती है, और जिसको नहीं चाहती है उसको यहाँ पे नहीं अलाउ करती है, ठीक है। तो जो यहाँ पे वाटर हो गया या फिर कुछ बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हो गए, जैसा हमारा ग्लूकोज हो गया, ठीक है, तो इन सब का मूवमेंट यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू आसानी से नहीं होता है। तो यहाँ पे कभी कभी यार सेल को देखो इन दोनों की भी ज़रूरत पड़ती है, या फिर ऐसे भी सब्सटेंस की ज़रूरत पड़ती है जिनका मूवमेंट यहाँ पे आसानी से नहीं हो सकता है। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए हमारे इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जो हमारा मूवमेंट होता है ये यहाँ पे दो टाइप का होता है। पहला होता है हमारा पैसिव और दूसरा होता है हमारा एक्टिव। तो अभी इन दोनों को जब हम लोग डिटेल में देखेंगे तो आप लोग को सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो देखो, जो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, वो हमारा यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है, यानी कि इसके अंदर जो हमारे सब्सटेंस होते हैं वो यहाँ पे सेल के हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, और इसके लिए हमें कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यानी आप ऐसा कह सकते हो कि ये यहाँ पे अपने आप होता है।
अब इसको आप लोग बिल्कुल ऐसे समझो कि ठीक है, मान लो यहाँ पे जो है कोई ढलान है, ठीक है, ऐसे यहाँ पे ढलान है, ठीक है, और आप लोग यहाँ से कोई बॉल है, ठीक है, मान लो कोई बॉल है और उसको यहाँ से आप लोग छोड़ो, तो क्या वो अपने आप यहाँ पे नीचे नहीं आ जाएगी? आप लोग को कोई प्रेशर देना है, अगर यहाँ पे बॉल आ गई तो यहाँ पे अपने आप जो है वो नीचे भी आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग अब यहाँ पे बॉल को यहाँ पे रख दो, क्या यहाँ से वो चढ़ के ऊपर जाएगी? तो यहाँ पे देखो, यहाँ वाला पोर्शन क्या है, हाई है, ठीक है, और यहाँ वाला क्या है, लो है। तो हाई से लो जो है मूवमेंट अपने आप होता है, कोई भी एनर्जी नहीं रिक्वायर होती है। लेकिन अगर हम लोग को यहाँ पे बॉल को नीचे से ऊपर पहुँचाना है तो हमें जो है इसको पुश करना पड़ेगा, ठीक है, यानी एनर्जी लगानी पड़ेगी। यानी सिंपली देखो, इसको आप लोग इस तरह भी समझ सकते हो कि मान लो अगर हमारी बाइक है, ठीक है, यहाँ पे मान लो हमारी बाइक खड़ी हुई है और बाइक को हम लोग यहाँ से ऊपर से नीचे लाएंगे, ठीक है, तो हम लोग अगर एक्सीलेटर नहीं भी लेंगे तो भी बाइक नीचे आ जाएगी। लेकिन अगर नीचे से ऊपर चढ़ानी है बाइक को तो एक्सीलेटर लेना पड़ेगा ना, अपने आप तो चढ़ नहीं जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर मूवमेंट हाई से लो होता है, ठीक है, हाई से लो होगा तो एनर्जी नहीं लगेगी, अगर लो से हाई होगा तो हमें एनर्जी लगानी पड़ती है। तो यहाँ पे जो हमारा पैसिव होता है उसमें हमारा क्या होता है, हाई से लो होता है, यानी इसके अंदर कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बहुत ही आराम से मूवमेंट अपने आप हो जाता है। अब इसके अंदर भी हमारे 3 टाइप होते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा होता है हमारा फैसिलिटेड डिफ्यूजन और तीसरा होता है हमारा ऑस्मोसिस। तो इन तीनों को भी हम लोग यहाँ पे एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन के बारे में। तो जैसा इसका नाम ही है सिंपल, वैसा ही यहाँ पे जैसा हम लोगों ने पैसिव ट्रांसपोर्ट में देखा था कि मूवमेंट क्या होता है, हाई से लो, तो इसमें सिंपली हमारे जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव कर जाते हैं। देखो, सबसे पहले आप लोग ये समझो कंसेंट्रेशन क्या होती है। कंसेंट्रेशन का मतलब होता है कि कौन यहाँ पे कितनी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो हाई कंसेंट्रेशन का मतलब क्या होगा कि हमारा सब्सटेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, और लो का मतलब क्या होगा कि जहाँ पे बहुत कम अमाउंट में होगा उसको यहाँ पे लो बोलेंगे। और यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, हाई से लो मूवमेंट होता है। तो आप लोग देख रहे हो यहाँ पे कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे बहुत कम है, तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा, ये अपने आप जो है मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो, जो हमारा सिंपल डिफ्यूजन होता है उसके अंदर जो यहाँ पे बहुत ही स्मॉल सब्सटेंस होते हैं, यानी कि बहुत छोटे छोटे सब्सटेंस होते हैं, या फिर जो हमारी गैसेज होती हैं लाइक हमारा O2 हो गया, CO2 हो गया, उनका मूवमेंट हमें यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू देखने को मिलता है। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे फैसिलेटेड डिफ्यूजन के बारे में। तो देखो, जैसा इसका नाम है क्या है, फैसिलेटेड, यानी कि इसको डिफ्यूज होने के लिए थोड़ी फैसिलिटी देनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, देखो मूवमेंट तो यहाँ भी हाई से लो होगा क्योंकि टाइप तो हमारा ये पैसिव का ही है ना, और पैसिव के अंदर क्या होता है, हाई से लो। तो मूवमेंट तो यहाँ हाई से लो हो रहा है, लेकिन इसके अंदर हमें कुछ कैरियर देना पड़ रहा है, यानी कि इसको हमें कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी देने की ज़रूरत पड़ती है। अब देखो, इसको हम लोग यहाँ पे सिंपली ऐसे समझते हैं कि जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर था, ठीक है, तो उसमें हमें कुछ प्रोटीन्स देखने को मिल रहे थे, ठीक है, जिसके बारे में मैंने कहा था कि आप लोग को आज की वीडियो में बताएंगे। तो आज की वीडियो में अब हम लोग को पता चलेगा कि ये प्रोटीन्स क्यों प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो हमारे प्रोटीन्स बीच बीच में होते हैं ना, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो ये प्रोटीन ही हमारे बेसिकली यहाँ पे फैसिलिटी देने का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका मूवमेंट यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू आसानी से नहीं हो सकता, वो यहाँ पे हमारी फैसिलिटेड डिफ्यूजन के थ्रू मूव करते हैं। अब देखो, इसके अंदर जो हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो यहाँ पे साइज में थोड़े बड़े होते हैं, जो यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्रॉस नहीं कर सकते, वो यहाँ पे क्या होता है कि इन प्रोटीन से आके बाइंड हो जाते हैं, यानी कि जुड़ जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि ये यहाँ पे इसके थ्रू होते हुए हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पहुंच जाते हैं। अब देखो, इसमें जो हमारे प्रोटीन होते हैं, ठीक है, तो पहले हमें उनका शेप जो है इस टाइप में देखने को मिलता है, यानी कि इनका जो माउथ होता है वो यहाँ पे ऊपर की तरफ ओपन होता है। तो क्या होता है कि जो हमारा सब्सटेंस होता है वो यहाँ पे इसमें आके बाइंड हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, इसका माउथ यहाँ पे बंद हो जाता है, ठीक है, और सब्सटेंस हमारा इसमें फंस जाता है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो ये हमारे प्रोटीन होते हैं, थोड़ी देर बाद इनका जो शेप होता है वो कुछ ऐसा हो जाता है, यानी कि ये जो है अंदर की तरफ ओपन हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, सब्सटेंस हमारा सेल के अंदर पहुंच जाता है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे फिगर में देख रहे हो कि जो प्रोटीन है, पहले उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे ऊपर की तरफ ओपन है, ठीक है, और थोड़ी देर बाद जब यहाँ पे जो सब्सटेंस है वो इसके अंदर आके बाइंड हो जाता है, उसके बाद क्या होता है, प्रोटीन का जो माउथ होता है वो हमारा सेल के अंदर की तरफ ओपन हो जाता है। तो हमारा जो सब्सटेंस होता है वो यहाँ पे एक्स्ट्रा सेल्यूलर रीजन, यानी कि सेल के बाहर के रीजन से हमारी सेल के अंदर यहाँ पे पहुंच जाता है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर का मतलब क्या हुआ, सेल के बाहर, और इंट्रा सेल्यूलर का मतलब सेल के अंदर। अब देखो, इसमें जो हमारा तीसरा टाइप होता है वो होता है हमारा ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस की डेफिनेशन तो सिंपली होती है कि ये हमारा मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होता है।
लेकिन यहाँ पे जो सेल के अंदर हमारा सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट हमारा यहाँ पे वाटर होता है। तो जो हमारा ऑस्मोसिस होता है वो हमारा सिंपली होता है डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी कि जब हमारा वाटर मॉलिक्यूल सेल के बाहर से सेल के अंदर आता है या फिर सेल के अंदर से सेल के बाहर जाता है तो उसी को हम लोग यहाँ पे ऑस्मोसिस के नाम से जानते हैं। यानी सिंपली आप लोग समझ लो कि ये हमारा मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो जैसा इसका नाम है एक्टिव, तो इसके लिए सेल को एक्टिवेट होना पड़ता है, यानी इसके लिए सेल को एनर्जी देनी पड़ती है। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो मूवमेंट होता है वो लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ होता है। तो जैसा हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई चीज़ हाई से लो है तो वो तो अपने आप हो जाती है, लेकिन अगर लो से हाई है तो उसको हमें एनर्जी देनी पड़ती है, और इसीलिए यहाँ पे जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और जो एनर्जी होती है वो मिलती कहाँ से है, वो मिलती है यहाँ पे एटीपी से। ठीक है, मेनली यहाँ पे जो एनर्जी होती है वो जब एटीपी का यहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, यानी एटीपी हमारा जब ब्रेक होता है तो उससे यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है जो यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यूज होती है। अब देखो ये भी हमारा बेसिकली दो टाइप का होता है। पहला होता है हमारा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो बात करें हम लोग यहाँ पे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में, तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो एनर्जी होती है वो एटीपी के ब्रेकडाउन से मिलती है। ठीक है, और इसके लिए भी हमें कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। अब देखो एक चीज आप लोग सिंपली समझो कि जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर हमें कैरियर प्रोटीन की जरूरत तो पड़ती ही है। ठीक है, यानी इसके अंदर हमारे ऐसे सब्सटेंस का मूवमेंट ही होता है जो सेल को आसानी से क्रॉस नहीं कर सकते। तो पहली बात तो इसको प्रोटीन चाहिए ही होगा, और उसके बाद एनर्जी भी लगानी पड़ेगी। देखो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट यहाँ पे डिफ्यूजन में भी होती है, जो फैसिलिटेड डिफ्यूजन होता है उसमें भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, लेकिन एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। लेकिन जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसके अंदर प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है और उसके साथ साथ हमें एनर्जी भी देनी पड़ती है। ठीक है, तो सिंपल है। अब देखो जो हमारा एटीपी होता है, यानी कि हमारी पूरी बॉडी में जितना एटीपी प्रोड्यूस होता है उसका 40% यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ही यूज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो जो हमारा सोडियम पोटेशियम पंप होता है वो इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखो जो हमारे सोडियम आयंस होते हैं, यानी कि जो हमारा Na+ होता है, ठीक है, तो वो सेल के अंदर बहुत कम होता है और सेल के बाहर बहुत ज़्यादा होता है। यानी कि जो हमारा सेल का एक्स्ट्रा सेल्यूलर रीजन होता है वहाँ पे सोडियम आयन की कंसेंट्रेशन ज़्यादा होती है, यानी हाई कंसेंट्रेशन होती है, और सेल के अंदर इसकी लो कंसेंट्रेशन होती है। और वहीं पर जो हमारा पोटेशियम आयन होता है, यानी कि जो हमारा K+ होता है, वो सेल के बाहर कम होता है और सेल के अंदर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो सेल के बाहर इसकी लो कंसेंट्रेशन होती है और सेल के अंदर इसकी हाई कंसेंट्रेशन होती है। तो मूवमेंट यहाँ पे जो है हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कैसा देखने को मिलता है, लो टू हाई। तो देखो अब हमारा जो सोडियम होता है उसको यहाँ पे लो टू हाई अगर करना है तो अंदर से बाहर जाना पड़ेगा। देखो अंदर सोडियम क्या है, लो है और बाहर हाई है, और यहाँ पे पोटेशियम के केस में क्या है, बाहर लो है और अंदर हाई है। अब देखो इसको हम लोग सिंपली ऐसे समझते हैं कि मान लो ये हमारी कोई सेल है, ठीक है, और इसके अंदर जो हमारा सोडियम है, ठीक है, वो यहाँ पे बहुत कम अमाउंट में है। ठीक है, और बाहर अगर बात करें तो सोडियम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, Na+ भरा पड़ा है बाहर। ठीक है, यानी कि जो सेल का एक्स्ट्रा सेल्यूलर रीजन है वहाँ बहुत सारा सोडियम है और इंट्रा सेल्यूलर रीजन में बहुत कम है, यानी यहाँ जो है इसकी लो कंसेंट्रेशन है और यहाँ क्या है, हाई है। लेकिन वहीं बात करें तो जो हमारा K+ यानी कि पोटेशियम है वो सेल के बाहर बहुत कम है। ठीक है, सेल के बाहर यहाँ पे बहुत कम है और सेल के अंदर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, यानी सेल के अंदर जो है K+ यानी पोटेशियम बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। अब यहाँ पे जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वहाँ पे मूवमेंट कैसी होती है, लो से हाई। तो यहाँ पे देखो सोडियम लो कहाँ है, लो है यहाँ पे सेल के अंदर, और हाई कहाँ पे है, सेल के बाहर। यानी कि जो हमारा सोडियम है उसका मूवमेंट कैसा होगा, सेल के अंदर से सेल के बाहर की तरफ। और वहीं पे जो हमारा पोटेशियम आयन है वो यहाँ पे ज़्यादा कहाँ है, ज़्यादा है सेल के अंदर, और लो कहाँ है, लो है सेल के बाहर। तो इसकी मूवमेंट कैसी होगी, इसकी होगी बाहर से अंदर की तरफ। क्यों, क्योंकि ये हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। एक्टिव में क्या होता है, लो से हाई। तो K+ यहाँ पे बाहर से अंदर आएगा और Na+ यहाँ पे क्या होगा, अंदर से बाहर जाएगा। यानी इसको अगर हम लोग ऐसे सिंपली समझे, यानी ये मान लो अगर हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा Na+ है, ठीक है, उसकी मूवमेंट यहाँ पे अंदर से बाहर हो रही होगी, और जो हमारा K+ है उसकी मूवमेंट यहाँ पे बाहर से अंदर की तरफ हो रही होगी। तो अब हम लोग इसको यहाँ पे इस फिगर से समझते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या होगा कि जो हमारा कैरियर प्रोटीन है उसका माउथ यहाँ पे अंदर की तरफ ओपन होगा, और क्या होगा कि जो हमारा Na+ है वो यहाँ पे इससे आके बाइंड हो जाएगा। अब देखो इसमें जो आप लोगों को ये चीज़ दिख रहा है, तो ये वाला जो साइड है, ये वाला, ये यहाँ पे Na+ को बाइंड करने के लिए होता है, और जो ये वाली साइड है ये यहाँ पे K+ को बाइंड करने के लिए होती है। ठीक है, इसीलिए देखो ये यहाँ पे गोल है और ये यहाँ पे थोड़ा आप लोग को ट्रायंगुलर शेप में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा K+ है इसीलिए ट्रायंगल में है।
क्योंकि ये जो है इसके साथ बाइंड होगा। अभी हम लोग देख लेंगे, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि Na+ क्या होगा, इससे आके बाइंड हो जाएगा, ठीक है। और हम लोगों ने जैसा देखा था कि हमें क्या होगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और एनर्जी कैसे मिलेगी, एनर्जी मिलेगी ATP से। देखो ATP का मतलब क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि इसमें हमें 3 फॉस्फेट ग्रुप देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में कि ये जो हमारा जो सोडियम है, ठीक है, वो यहाँ पे इससे आके जुड़ जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, इसका जो माउथ अंदर की तरफ ओपन था वो यहाँ पे बाहर की तरफ ओपन हो जाएगा। और जो हमारा ATP था, यानी जो हमारा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट था, वो यहाँ पे क्या होगा, ब्रेक होगा। हम लोगों ने क्या देखा था कि ATP के ब्रेकडाउन से एनर्जी मिलती है। तो ATP यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा किसमें, तो जब ब्रेक होगा तो इसका जो एक फॉस्फेट है, ठीक है, वो यहाँ पे इससे आके जुड़ जाएगा और इसको जो है एनर्जी मिलने लगेगी, ठीक है। और ये जो हमारा ATP था वो यहाँ पे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, यानी कि ADP में। डाइफॉस्फेट का मतलब क्या होगा कि अब इसके पास सिर्फ 2 फॉस्फेट बचते हैं, ठीक है। तो अब देखो उसके बाद क्या होगा कि जब इसका माउथ यहाँ पे ऊपर की तरफ ओपन हुआ तो यहाँ पे Na+ देखो बाहर हो गए। और उसके बाद जो K+ यहाँ पे ऊपर प्रेजेंट थे वो यहाँ पे क्या हुआ, इससे आके जुड़ गए। और उसके बाद क्या हुआ कि जब K+ यहाँ पे जुड़ गए तो ये फिर से जो है अंदर की तरफ ओपन हो गया। और अंदर की तरफ ओपन होने के बाद क्या हुआ, K+ यहाँ पे रिलीज हो गए। और उसके बाद जो हमारी प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। और जो हमारा ATP ब्रेक हुआ था, यानी कि जो फॉस्फेट ग्रुप इससे अलग हुआ था, वो फिर से आके इससे जुड़ जाता है और हमारा ATP फिर से यहाँ पे अलग हो जाता है। तो यार आई होप कि आप लोग यहाँ पे थोड़ा समझ रहे होगे। देखो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, हम लोग इसको एक बार थोड़ा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे एक चीज़ और है कि जो Na+ है, ठीक है, वो 3 एक बार में बाहर जाते हैं। और जो यहाँ पे K+ है यानी पोटेशियम है, वो यहाँ पे 2 अंदर आता है। यानी 3 Na+ बाहर जाते हैं और 2 K+ अंदर आता है। ये हमारा सोडियम पोटेशियम पंप होता है, ठीक है। ये एक अलग टॉपिक है, बट यहाँ पे थोड़ा हम लोग सिंपली देख रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सोडियम जो है सेल के अंदर कम था और सेल के बाहर ज़्यादा था। तो लो से हाई मूवमेंट होता है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ कि सोडियम यहाँ पे अंदर से बाहर की तरफ मूव हो गया। और जो हमारा K+ था वो यहाँ पे क्या था, सेल के अंदर ज़्यादा था और बाहर कम था। तो यहाँ पे क्या होगा, लो टू हाई मूवमेंट करने के लिए यहाँ पे जो हमारा पोटेशियम है वो यहाँ पे इससे आके बाइंड हुआ और हमें सेल के अंदर देखने को मिल गया। और मूवमेंट हमारा कैसा हुआ, लो टू हाई। और लो टू हाई करने के लिए क्या हुआ, एनर्जी देनी पड़ी। एनर्जी हम लोगों ने कैसे दी, एनर्जी मतलब हम लोगों ने नहीं दी एनर्जी, सेल ने कैसे ली, सेल ने ली यहाँ पे एनर्जी ATP से, ठीक है। ATP से एनर्जी कैसे ली, जब ATP यहाँ पे ब्रेक हुआ किसमें, ADP यानी कि एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में, ठीक है। तो यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अलग हो गया। तो फाइनली अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो देखो जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें यहाँ पे सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है कि जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो यहाँ पे एनर्जी ATP से लेता है, और जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट से एनर्जी लेता है, ठीक है। जो यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के द्वारा ही जनरेट होता है, ठीक है। यानी कि जो ये इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट हमें देखने को मिलता है उसकी जनरेशन यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ही होती है और वहीं यहाँ पे एनर्जी के फॉर्म में बाद में यूज कर लिया जाता है। अब देखो ये यहाँ पे क्रिएट कैसे होता है, यहाँ पे एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, ठीक है। और पोटेंशियल यहाँ पे प्लस माइनस चार्ज के डिसबैलेंस की वजह से जनरेट होता है। अब इसके अंदर भी हमारे 2 टाइप होते हैं, जिसमें पहला होता है हमारा सिम्पोल्टर और दूसरा होता है हमारा एंटीपोल्टर। तो देखो जो हमारा सिम्पोल्टर होता है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर 2 अलग अलग सब्सटेंस का पहली बात मूवमेंट होता है, लेकिन जो मूवमेंट है वो यहाँ पे सेम डायरेक्शन में होता है। तो जैसा आप लोग यहाँ पे फिगर में देख रहे हो कि A और B 2 अलग अलग सब्सटेंस हैं, लेकिन दोनों एक ही डायरेक्शन में यानी कि अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं। लेकिन जो हमारा एंटीपोल्टर होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो सब्सटेंस होता है वो यहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन में मूव करता है, यानी कि जो 2 सब्सटेंस होते हैं वो एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। जैसा आप लोग देख रहे हो कि A हमारा बाहर से अंदर आ रहा है, ठीक है, और B हमारा अंदर से बाहर जा रहा है, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।